चलो बच्चों शुरू करते हैं। सामने देखिएगा, हम लोगों ने कल की क्लास में एक एस शुरू किया जिसका नाम था ईपीएस अर्निंग पर शेयर। पार्टनर नहीं आया आज, क्यों? कहीं गई है? और अगर टेस्ट हो जाता तो आज कितना आसान है तुम्हारे लिए यार। क्या माहौल हमने क्रिएट कर रखा है यार। सुना तुमने? सुना? कर देती पापा की कोचिंग है, कभी भी दे दो। चलो हेलो चलो देखो, अब सुनो मेरी बात सुनो बच्चों। कल हमने ईपीएस शुरू किया। आप लोगों को मैंने ईपीएस में बताया कि जो आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है, जब आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तो आपके जो शेयर होल्डर होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें डिविडेंड दोगे। तो डिविडेंड तो आप कंपनी में डिक्लेयर कर ही देते हो एजीएम में कितना देंगे, लेकिन उनको ये जानने की भी क्यूरियोसिटी होती है कि साला हमने कमाया कितना है। ये तो डिविडेंड तो वो है जो हमें मिला है, हमने कमाया कितना है यार, अर्निंग तो बताओ। तो ईपीएस का एएस आया कि भैया अर्निंग बता दो। अब सोचो इतनी छोटी सी चीज के लिए कभी एएस आने की जरूरत पड़ती क्या? एएस तो बड़े बड़े मुद्दों पे आते हैं। अर्निंग पर शेयर निकालने का क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कितना सिंपल है यार ये तो। इसके लिए क्या एएस लाते हैं? अब आपका नेट प्रॉफिट है 50 लाख, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, 50 लाख को 1 लाख से करो, अर्निंग कितनी है? 50 रुपए, खत्म। तो एएस आया है तो कुछ मुद्दे होंगे इसमें। तो कल मैंने आपको बताया था कि कई बार आप जो नेट प्रॉफिट 50 लाख लेते हो वो 50 लाख होता ही नहीं है। तो इसीलिए एएस कहता है कि नेट प्रॉफिट कैसे लोगे। नीचे जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ले रहे हो वो 1 लाख है, लेकिन वो 1 लाख है ही नहीं। तो एएस ये भी बताएगा कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालना है। तो एक बार क्विक रिवीजन कल का। कल मैंने आप लोगों को बताया कि शेयर्स का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है। तो छोड़ो, मेन मतलब बताया आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के पास फाइनेंशियल एसेट आती है और एक के पास फाइनेंशियल लायबिलिटी आती है। तो आप जो नॉर्मली जितने भी ट्रांजैक्शन करते हो ना वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के परिभाषा में फिट बैठते हैं, जैसे बीआर, बीपी, डेटर, क्रेडिटर। क्योंकि आज अगर हमने क्रेडिट में सेल करी तो एक बंदा डेटर बनेगा, एक क्रेडिटर बनेगा। जो डेटर बनेगा उसके पास फाइनेंशियल एसेट है क्योंकि ही हैज राइट टू रिकवर मनी, और एक के ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ही हैज टू पे ऑब्लिगेशन, उसको कोई पेमेंट करनी है। तो एक के पास आई फाइनेंशियल एसेट और एक के पास आई फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो वो कहलाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सामने देखो, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया पोटेंशियल इक्विटी शेयर। मैंने अपनी भाषा में नाम दिया इसको वो इक्विटी शेयर जिनका रोका हुआ है, ठीक है। रोका हुआ है मतलब जो अभी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हुए लेकिन आगे भविष्य में कन्वर्ट होने वाले हैं, खबर हो चुकी है। रोका मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब पक्का है कि वो होंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते तो फिर भी मैं पक्का नहीं बोलता, पहली नजर का प्यार होता तो उसे भी मैं इस कैटेगरी में नहीं लेता। रोका वर्ड मैंने यूज किया है, मतलब कि एंगेजमेंट हो गई है, बहुत पॉसिबल चांस है कि शादी होगी, बहुत पॉसिबल, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं ऐसे? वो कौन से ऐसे होते हैं? वो लोग होते हैं जैसे आपके इक्विटी शेयर्स, अरे डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टेबल है क्योंकि वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे। कोई वेंडर से आपने शेयर वगैरह एसेट वगैरह खरीदी, उनको आपने कमिटमेंट किया कि आप उन्हें शेयर इशू करोगे। शेयर वारंट को भी आपने बोला है कि आप उनको शेयर दोगे। तो ये सब वो लोग हैं जो आगे भविष्य में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाले हैं, हुए नहीं है लेकिन होने। अब उनकी वजह से आपकी इनकम डाइल्यूट होगी, इसलिए हम लोगों को डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो बेसिक ईपीएस भी एएस कहता है निकालो और डाइल्यूटेड भी निकालो। तो डाइल्यूटेड की चर्चा भी आज करेंगे हम लोग जितनी हो सकी। अब सामने देखो, इसके बाद मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया, ये तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर पढ़ाया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया, फाइनेंशियल एसेट पढ़ाई, फाइनेंशियल लायबिलिटी पढ़ाई, और पढ़ाया वेटेड एवरेज कैसे करते हैं शेयर्स का। क्या करते हैं? वेटेड एवरेज कैसे करते हैं, ठीक है। आपके जितने भी शेयर्स है अगर वो ओपनिंग में इशू हो गए हैं तो पूरे 12 महीने के लिए उनका वेटेड एवरेज मतलब पूरे ही आएंगे। बीच में से इशू हुए हैं तो उतने महीने के लिए, उसके बाद कभी रिडीम भी हुए हैं, बायबैक भी हुआ है तो वो शेयर माइनस कर दो। ऐसे करके प्लस माइनस करके एक तरीके से शेयर्स का एवरेज कर रहे हैं। कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या कर रहे हैं? शेयर्स का एवरेज कर रहे हैं, ठीक है, डेट के हिसाब से। और ये भी मैंने कल बताया कि वो 2 मेथड होते हैं, आप दूसरा वाला फॉलो करना। कौन सा वाला फॉलो करना? सेकंड वाला। ये भी वही वाला फॉलो कर रहा है, दिखाया इसने दोनों है, ये भी कल मैंने बताया। फिर मैंने ये भी कल बताया नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कौन से करने हैं। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो उन्हें लेने हैं, एक्सेप्शनल आइटम अगर AS5 अलाउ करता है तो लेने हैं। क्यूमुलेटिव डिविडेंड, अगर डिविडेंड क्यूमुलेटिव नेचर का है तो हमेशा माइनस करना है, और नॉन क्यूमुलेटिव है तो अगर वो बुक्स में प्रोवाइडेड हो मतलब डिक्लेयर हुआ हो तो माइनस करना है। बेटा याद है ना,
नॉन क्यूमुलेटिव में कब डिविडेंड माइनस होगा? जब डिक्लेयर हुआ हो, और क्यूमुलेटिव में हमेशा माइनस होगा। डिविडेंड माइनस किस में से होगा? नेट प्रॉफिट में से। इंटरेस्ट वगैरह ये भी माइनस होंगे, ठीक है। टैक्स ये भी माइनस होगा, टैक्स भी दोनों लेने हैं, करंट टैक्स भी लेना है, डेफर्ड टैक्स भी लेना है। करंट टैक्स भी लेना है, करंट टैक्स एज पर इनकम टैक्स, डेफर्ड टैक्स एज पर AS 22, इसके जस्ट बाद वाला, ठीक है, मतलब एक 21 के बाद वाला 21 कंसोलिडेशन है। नेक्स्ट ये भी हो गया पूरा। फिर मैंने आपको कल जाते थे डेट्स के बारे में बताया कि डेट कौन सी लेनी है आपको। मैंने आपको कहा था कि कोई भी जगह पे डेट ऑफ इशू लेनी ही नहीं है, कोई भी जगह पे। अभी मैंने किसी को सर्विस दी, तो जब वो सर्विस रेंडर करी है उस दिन की डेट लेनी है, और जिस दिन मैंने वेंडर से कोई एसेट खरीदी है, तो जिस दिन एसेट एक्वायर करा हो, डेट ऑफ एक्विजिशन। फिर अगर मान लो मैंने कोई लोन का रीपेमेंट करना बंद कर दिया और उनको बदले में शेयर दिए, तो जिस दिन मैंने लोन का रीपेमेंट करना बंद कर दिया, व्हेन इंटरेस्ट सीजेस, जब आपका इंटरेस्ट लगना सीज हो गया, बंद हो गया, बंद उस दिन से, तो डेट ऑफ इशू कहीं पे भी नहीं आया, कहीं पे भी डेट ऑफ इशू नहीं आया, सब जगह पे डेट ऑफ हलचल आई। क्या आई? हलचल। मतलब जिस चीज के लिए आप शेयर दे रहे हो वो चीज कब हुई, एसेट कब आई, इंटरेस्ट देना कब बंद किया, ये कब हुआ, वो कब हुआ, वो वाली डेट लेनी है, ठीक है, समझ गए। अब हाँ, हो सकता है कि डेट ऑफ इशू भी वही वाली डेट हो, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें लिखने में तो क्या आएगा कि ये डेट पे लेना है। तो ये भी मैंने कल आपको पढ़ा दिया, ये हो गया, सारी डेट्स आ गई, ये सब टिक करा दिया था मैंने। शेयर इशू करे तो किस दिन कैश रिसीव हुआ, कन्वर्जन हुआ है तो किस दिन कन्वर्जन हुआ, ठीक है, इशू आपने कब किया, कन्वर्जन की डेट कब है, ठीक है, इंटरेस्ट कब सीज हुआ, कोई लायबिलिटी को सेटल किया है तो वो सेटलमेंट कब इफेक्टिव हुआ, आपने कोई एसेट एक्वायर करी तो एसेट कब एक्वायर करी, सर्विस दी तो सर्विस कब रेंडर करी उसने, उस दिन की डेट लेनी है आपको। ये डेट है क्यों काम आ रही है मुझे, क्योंकि ये डेट से ही मेरे को वेटेड एवरेज निकालने हैं, ये डेट से ही मुझे क्या निकालने हैं, क्योंकि ईपीएस के फॉर्मूले में नीचे नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं, ईपीएस के फॉर्मूले में नीचे बराबर एक एक चीज याद रखना। यहां तक का रिवीजन हो चुका, अब शुरू करते हैं नई कथा, ठीक है। अमालगमेशन दो होते हैं, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। अभी बाकी के बच्चे 3-4 बच्चों को छोड़ के अमालगमेशन सबने पढ़ा है, तो आप लोग भी पढ़ोगे। अभी बस ये वर्ड याद रखो कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज, अभी उस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। 5 कंडीशन होती है, अगर वो पांचों कंडीशन पूरी हो जाए तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, और नहीं तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमालगमेशन मतलब सिंपल भाषा में एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, या दोनों मिलकर एक तीसरी बना लेती है, सब यहाँ पे ही कवर है। एक दूसरी को ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एक्वायर करे वो भी, और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मर्ज होकर सी लिमिटेड बना ले वो भी, ठीक है। तो वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज, हमें उससे मतलब नहीं है। ईपीएस में हमें क्या मतलब, अमालगमेशन की अकाउंटिंग के लिए अलग एएस है, अलग चैप्टर है, एएस 14 उसकी बात करेगा, चैप्टर भी आप लोगों के कोर्स में है। हमें बस जो मेन बात याद रखनी हो क्या है, यहाँ देखो डेट, कि अगर मैंने किसी कंपनी के साथ अमालगमेशन किया है और परचेज कंसिडरेशन में उसे शेयर दे दिए, जैसे मैंने शुभी लिमिटेड को एक्वायर किया और उसकी शुभी लिमिटेड की एसेट्स 5 करोड़ की थी, शुभी लिमिटेड की लायबिलिटी 1 करोड़ थी, एंड आई हैव टू पे 4 करोड़। 5 करोड़ में से 1 करोड़ लायबिलिटी चुकाने में चला जाएगा, तो कितने पे करने हैं, तो वो 4 करोड़ बेटा चुन्नू, वो 4 करोड़ मुझे देने हैं शुभी को। तो मैंने कहा शुभी तू मेरी कंपनी के शेयर्स ले ले, तो मैंने नए शेयर इशू करे, जहां शेयर इशू करे तो नीचे नंबर ऑफ शेयर हिल गए, ईपीएस में काम आएगा। तो अब वो नंबर ऑफ शेयर जो इशू करे हैं उसकी डेट, फिर वहां पर डेट का ही लोचा है, कौन सी डेट लूं, तो वो डेट टिक कर लो तुम लोग बराबर से। अगर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है और आपने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, बस जो मैं बोल रहा हूं वो टिक करना। अगर आपने इक्विटी शेयर क्या किए हैं, इशू किए हैं, और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन लेनी है वेटेड एवरेज करने के लिए, क्या लेनी है। और वहीं अगर आपने इक्विटी शेयर इशू किए होते और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता, तो डेट ऑफ एक्विजिशन की जगह डेट फ्रॉम बिगिनिंग लेते। अब मर्जर क्या है और परचेज क्या है, ये सब अमालगमेशन के एएस 14 में और चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब वो पढ़ चुके हो आप लोग को भी आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मर्जर, यहाँ देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। अभी मान लो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया 1 जुलाई को,
1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 को ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को क्या करा, एक्वायर करा। अब रूल ये होता है कि 5 कंडीशन होती है। एक तो ऑल एसेट एंड लायबिलिटी एक्वायर करो, सब चीजों को बुक वैल्यू पे खरीदो, परचेज कंसीडरेशन सिर्फ शेयर्स में होना चाहिए, फ्रैक्शन में कैश दे सकते हैं, यही होती है ना, फ्रैक्शन में चाहो तो कैश दे सकते हैं, नहीं तो परचेज कंसीडरेशन किस में देना पड़ेगा, शेयर्स में देना पड़ेगा, ठीक है, और वो आगे उस बिजनेस को कंटिन्यू करे, ठीक है। और एक और है सेम बिजनेस को कंटिन्यू करे, हाँ वही 90% से ज्यादा कंसीडरेशन सिर्फ किस में होना चाहिए, शेयर्स में होना चाहिए। ये 5 कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो हम मानते हैं कि वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अभी मान लो अमालगमेशन, ये 5 कंडीशन पूरी नहीं हुई, 5 में और नहीं है, एंड है, 5 पूरी होनी चाहिए, ऑल 5। तो अभी मैं कह रहा हूं ऑल 5 पूरी नहीं हुई, तो ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, मर्जर नहीं है। क्या नहीं है, मर्जर। क्या है, परचेज। तो आपने इनको एक्वायर करा 1 जुलाई को और आपने इनको शेयर इशू करे 1 अगस्त को। तो बार बार बोल रहा हूं डेट ऑफ इशू तो कहीं पे लेना ही नहीं है, यहां पे डेट लेनी है, डेट ऑफ एक्विजिशन, कब आपने एक्वायर किया, तो कब करा है। लेकिन अगर मान लो ये 5 कंडीशन पूरी हो रही होती और ये परचेज की जगह क्या होता, मर्जर, तो फिर ना तो ये लेता ना ये लेता, फिर 1 अप्रैल लेता। ये कह रहा है फ्रॉम बिगनिंग लेना है, क्या लेना है। और अगर मेरा साल जनवरी से शुरू हो रहा होता तो 1 जनवरी लेता, क्या लेता, 1 जनवरी लेता। याद रखोगे। तो इफ अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, डेट ऑफ एक्विजिशन, अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग मतलब आइदर 1 अप्रैल और 1 जनवरी। बढ़ो आगे बढ़ो, तो हमें बस ये डेट याद रखनी है। अब हम अमालगमेशन की डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हमारा एएस का नाम है AS20। क्या नाम है, हमें तो EPS चाहिए, EPS में हमें नेट प्रॉफिट चाहिए और नीचे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। ये मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था, बट वापस बता देता हूं। अगर पार्टली पेड इक्विटी शेयर हो तो उन्हें प्रोपोर्शनेट बना देना। क्या बना देना, जैसे यहां देखो एक इलस्ट्रेशन से करते हैं इसको। कल एक इलस्ट्रेशन 1 भी किया था, वो भी शेयर्स का ही था। आज इलस्ट्रेशन 2 कर रहे हैं, वो भी शेयर्स का ही है, क्योंकि ये नंबर निकालने के इनको कहां बात के लिए छोड़े, तो सिंपल सिंपल चीजें। यहां देखो नंबर ऑफ शेयर 1 जनवरी को कितने थे, 1800, और 31 अक्टूबर को कितने इशू करे, 600। सामने देखना, कोई भी पटेल मत बनना, अपने से कुछ नहीं करना है, सामने देखना है। 1800 और 600 एक तरीके से शेयर हो गए 2400, दोनों 10-10 रुपए के हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा, ये पढ़ाने के बाद याद दिलाना। और एक 10 में पूरे 10 आ गए हैं और एक में 10 में सिर्फ 5 ही आए, एक फुली पेड अप है और एक 2 मिनट सामने देखना, रोहित सामने। अगर ये नॉर्मल होता, दोनों फुली पेड होते, तो मैं इसके वेटेड एवरेज शेयर्स ऐसे निकालता। पहले लेता 1800 इंटू नहीं, वो 12 महीने वाला तो फॉलो ही नहीं करते ना, हम तो एक ही मेथड फॉलो कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि ओपनिंग से लेकर अगला चेंज कब आया है, फिर उसके बाद अगला चेंज कब आया, हम तो वैसे चलेंगे। 1 जनवरी को पहला चेंज आया है, 1 जनवरी के बाद अगला चेंज कब आया, अक्टूबर में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे 10 महीने। तो मैं यहाँ लूंगा 10/12। अब 1800 में 600 और जुड़ गए तो कितने हो गए। अभी मैं मान रहा हूँ अगर ये शेयर क्या होते हैं, फुली पेड अप होते हैं। ये मेरे को थोड़ा लिंक करना जरूरी होता है ना, भावनाओं को समझना। मेरे को टाइम पास करने का नहीं है शौक, लेकिन जरूरी है ये। 1800 इंटू 10/12, अब 2400 हो गए। अब अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, 2 महीने, क्योंकि जनवरी में साल शुरू हुआ है तो दिसंबर में खत्म होगा। तो जनवरी से लेकर दिसंबर 12 महीने पूरे होने चाहिए, ये हो गए 2 महीने। तो यहाँ आ गया 2/12। बोर्ड पे देखना प्लीज, ठीक है। इनको काट पीट लो, 1800 इंटू 1500 और इसको 400, टोटल कितने आते हैं, इसको मैं कैलकुलेशन में लेता हूँ। ये आम जिंदगी। अगर ये शेयर क्या होते हैं, फुली पेड। अब अगर ये पार्टली पेड है, क्या है, तो कल मैंने कहा था कि पार्टली पेड को फुली पेड बना दो। कैसे बनाओ, नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएंगे। देखो इधर 600 शेयर पे आपने कितने रुपए दिए हैं, 5, और एक है तो 10 का, तो डिवाइड बाय 10 कर लो, तो नंबर ऑफ शेयर प्रोपोर्शनली कम हो गया। 600 थे, वो कब थे, जब आप 10 रुपए देते। अब आपने तो कितने दिए साला, 500, अरे 5 रुपया, तो आपके शेयर भी कम हो गए। 600 से कितने हो गए, 300 हो गए ना, ये प्रोपोर्शनेट हो गए। अब मेरे को जो करना है वो तो मैं करूंगा, वेटेड एवरेज। अब मैं वेटेड एवरेज कैसे करूंगा,
1800 इंटू 10/12, तो ये वापस कितने आएंगे? लेकिन अब जो मैंने 1800 में 600 जोड़े थे, अब मैं 1800 में कितने जोड़ूंगा? तो कितने हो गए? 2100 इंटू 2/12, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1850। कितने हो जाएंगे? देखिएगा इसके कितने हो रहे हैं। एक मिनट रुक जा सिद्धार्थ, मेरे को कंप्लीट तो कर लेते। एक मिनट रुक जा। 1850, इसके कितने आ रहे हैं? तो नया क्या करा हम लोगों ने कि 600 ना लेकर कितने लिए? क्यों ऐसा करा? क्योंकि शेयर पार्टली पेड, तो पार्टली पेड शेयर्स को हमें क्या करना पड़ता है? प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बाकी की कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं। मैं हमेशा बिलीव करता हूं जैसे चल रहे हैं वैसे ही चले, बार बार मेथोडोलॉजीज चेंज ना हो, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो नई चीज आई है वो नई चीज का ही एक इम्पैक्ट याद रखना है हमें, बाकी जो प्रोसेस है वो ऐसा ही ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। क्या ड्यू प्रोसेस है कि एक मंथ से लेकर जो चेंज हो रहा है वो अगले मंथ तक का निकाला हमने, 10 महीने का, 2 महीने का अलग निकाला। अब यहाँ पे मान लो 5 महीने बाद ही चेंज हो रहा होता तो पहले 5 महीने का निकालता, फिर 4 महीने बाद चेंज हो रहा होता तो अगले 4 महीने का निकालता, फिर अगले 3 महीने का, तो 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने हो गए पूरे 12 महीने। नया क्या करा हमने कि 600 को कितना कंसीडर किया? 300। क्यों? क्योंकि वो क्या थे? पार्टली। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर मान लो ये पार्टली पेड भी ना होते, इनकी फेस वैल्यू ही 8 होती और पेड अप भी 8 होती, फिर भी दोनों का नॉमिनल फेस वैल्यू तो अलग हो गया, तो भी हम यही प्रोसेस फॉलो करते। तो भी हम क्या करते हैं? 600 को करते हैं 8 से, डिवाइड करते 10 से और प्रोपोर्शनेट शेयर निकालते हैं, क्योंकि हमें ईपीएस सारे इक्विटी शेयर के लिए एक जैसा ही निकालना है। लेकिन सर ये तो गलत बात है, गधे और घोड़े एक समान। 10 रुपए के शेयर का ईपीएस भी वही आता और 8 रुपए के शेयर का ईपीएस भी वही आता। दिस इज नॉट डन। तो फिर हम क्या करते? जो ईपीएस आता ना वो 10 रुपए वाले शेयर के लिए आता, 8 रुपए वाले शेयर के लिए उसको डिवाइड बाय 10 इंटू 8 कर लेते, तो वो 8 रुपए का बन जाता। लेकिन एएस ये कहता है कि अगर एक शेयर 10 का है, एक 12 का है, एक 15 का है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, सबको 15 के हिसाब से कर दो, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू क्या है? दोनों बातों में फर्क समझ में आया तुम्हें? यहाँ पे वो चीज 10 की है, उसने 8 दिए हैं या उसने 5 दिए हैं, तो ऐसा करना है। मान लो वो चीज ही 5 की होती तो भी आप उस 5 की चीज को 10 का बनाओगे। क्यों? क्योंकि हमें फेस वैल्यू सबकी सेम रखनी है, ईपीएस हमें एक ही बार निकालना। ऐसा तब होता जब वो शेयर की सिर्फ फेस वैल्यू अलग होती, बाकी वोटिंग राइट, डिविडेंड राइट सब सेम होते। सिर्फ फेस वैल्यू क्या होती? अलग, और फेस वैल्यू चेंज होती रहती। जैसे आज मैंने एक कैटेगरी का शेयर इशू करा, 60 रुपए में करा था, 3 महीने बाद मैंने फिर शेयर इशू करा, वो 60 का नहीं रखा, मैंने 50 का रखा, बट इन ऑल एस्पेक्ट ये शेयर बिल्कुल सेम है। उस समय मार्केट की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मुझे 50 रुपए 60 रुपए मिलेंगे, तो मैंने 50 का रख दिया। बट जब मैं साल के अंत में ईपीएस निकालूंगा तो मैं 60 और 50 दोनों को एक ही लाइन में खड़ा करूंगा, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेट। वो प्रोपोर्शनेट आपको करना है। हाँ, अब पूछो बेटा क्या डाउट है? ये इसके जितने भी क्वेश्चन है ना, सबके अंदर इसने वो फॉलो कर रखा है। मैं तुम्हें 12th में एक बात बोलता था, तुम लोगों को याद होगी, कि अगर आपको सिर्फ 2012 लिखा हुआ है तो कैलेंडर ईयर है, और 12-13 लिखा हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर है। मैं तुम्हें वो गुडविल के क्वेश्चन में एक देता भी था, जिसके अंदर अक्सर 90% बच्चा गलत करता था। वो डेप्रिसिएशन लगा देता था, कैसे? फाइनेंशियल ईयर से। लगना था कैसे? कैलेंडर ईयर से। अब मैंने गुडविल आपको एक क्वेश्चन दिया 2012, 2013, 2014। अब मैं जब यहाँ 12, 13, 14 लिख रहा हूँ तो ये फाइनेंशियल ईयर हो ही नहीं सकता। ये क्या है? कैलेंडर है। कैलेंडर ईयर में एक ही साल इन्वॉल्व होता है, तो जब भी ये क्वेश्चनों में सिर्फ एक ही साल लिखा हुआ हो तो वो कैलेंडर ईयर। हाँ, क्यों नहीं है? इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर लिखा हुआ होगा ऐसा, कैलेंडर से ही करेंगे। और नहीं तो अगर 12-13 लिखा हुआ है तो फाइनेंशियल से करना। ये 1850 आ गया, ये टिक करो, जो मैंने अभी बताया वो यहाँ लिखा हुआ है। अगर एंटरप्राइज के इक्विटी शेयर डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू के हैं, और यहाँ तुम तुम्हारी सहूलियत के लिए लिख लो डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू बट फुली पेड अप, अभी तो बात पार्टली पेड अप की हो रही थी, तो डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू के अगर शेयर है, तो अगर कोई आपने ऐसे शेयर इशू करे हैं जो डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू के हैं बट उसमें डिविडेंड राइट सेम है,
तो उन इश्यू शेयर को भी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट में सेम नॉमिनल वैल्यू बनाने के लिए। मतलब हम लोग सिमेट्री एक जैसी चलाएंगे, ठीक है। और सेम डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू, मतलब एक 10 का है और एक 20 का है, एक 10 का है और एक 20 का है। बट ये पार्टली पेड नहीं है, ये क्या नहीं है, पार्टली पेड नहीं है तो ये फुली पेड। नेक्स्ट, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, हाँ बाद में वापस हम लोग कॉल मंगाते हैं और उसमें कॉल इन अरियर होता है, तो फिर कॉल इन अरियर में जो अनपेड अमाउंट होगा उसको भी अलग से लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, जो अनपेड है उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं हम मतलब वो कन्वर्ट करके लाइन पे फिर उनको भी अलग से लिखेंगे। नहीं, तू यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा रहा है नंबर ऑफ शेयर का, 500 शेयर है, 8 डीए है, तो 2 कॉल इन अरियर ही तो है, तो तू 2 को थोड़ी ले रहा है, तो इंटू 8 कर रहा है, डिवाइड बाय 10 कर रहा है। अब 3 कॉल इन अरियर हो, 5 कॉल इन अरियर हो, उसको तो लेना ही है ना, जो पेड है वो लेना है क्या। चलो हाँ, कॉल्ड अप कम है तो फिर तो सारे ही वो है, फिर तो 10 रुपए का कोई शेयर है ही नहीं, क्योंकि कॉल्ड अप तो सबके लिए कॉल्ड अप होगा ना। यहाँ तो बात हो रही है कि सबने दे दिए, आपने नहीं दिए, सबने ही कम दिए हैं क्योंकि हमने मंगाए ही कम है, तो उस केस में तो सबको ही क्या करोगे तुम कि 50,000 शेयर है, सबसे 8 मंगाए हैं, तो 50,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 10, तो वो तो पूरे ही 40 हो जाएंगे फिर। हाँ, इससे पूछ के आ, एक मेल कर इनको। नहीं यार बेटा, क्वेश्चनों में तो कुछ भी करे, क्वेश्चन और असल जिंदगी में तो बहुत फर्क होता है, जी के देखो। चलो इनकी बात करते हैं अब, ये थोड़े स्पेशल ट्रीटमेंट से। बोनस, राइट इशू, बोनस और राइट इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल भी जरा से भी इधर उधर मत होना। हर बार की तरह पहले इसका पूरा थीम समझा देता हूँ, फिर रीड करेंगे। देखो, जब भी आप बोनस शेयर देते हो तो ये लोग कहते हैं कि बोनस देने में क्या होता है कि आपका जो ईपीएस का फॉर्मूला है, ईपीएस का जो फॉर्मूला है वो है मोटा मोटा नेट प्रॉफिट और वेटेड एवरेज शेयर्स, है ना। ये मोटा मोटा फॉर्मूला है, इसको हमने नाम दिया है बेसिक ईपीएस। डाइल्यूटेड की तो अभी बात ही नहीं करी हमने, ये कौन सा वाला है, बेसिक। अब ये ना नेट प्रॉफिट को बार बार एक वर्ड से डिनोट करेगा, रिसोर्स, रिसोर्स बोला पागल का बच्चा, रिसोर्स बोलेगा इसे, क्या बोलेगा। ये कहता है जब भी आप बोनस, अरे यार क्या हो गया भाई, समझ में नहीं आता है कि इनको मैं ईपीएस पढ़ा रहा हूँ, होते नहीं। देखो यहाँ स्टेटस डाल दूँ, बहुत बोलने लग गया है ना। ईपीएस का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन वेटेड एवरेज शेयर्स। ये नेट प्रॉफिट को नाम देगा बार बार रिसोर्स। अब बराबर सुनना, जब भी आप बोनस शेयर इशू करोगे तो ये कहता है कि बोनस शेयर से डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, न्यूमरेटर सेम रहता है। क्योंकि आपने अगर किसी को बोनस शेयर दिया है तो कोई फायदा तो हुआ नहीं है, मतलब ये आपको सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। तो अगर मान लो आपने 1:1 में बोनस दिया, कैसे दिया, तो अगर आपका नेट प्रॉफिट पहले 25 लाख था और आपके नंबर ऑफ शेयर 5 लाख थे, तो 25 लाख डिवाइड बाय 5 लाख आपका ईपीएस कितना आता, 5। लेकिन बोनस देने के बाद आपके नेट प्रॉफिट तो 25 लाख ही रहेगा, मतलब इसकी लैंग्वेज में रिसोर्स तो सेम रहेगा, लेकिन आपका 5 लाख का इक्विटी शेयर, क्योंकि आपने 1:1 में बोनस दिए तो अब 10 लाख हो जाएंगे, तो डिवाइड बाय 10 लाख, तो आपका ईपीएस 5 से गिर के कितना हो जाएगा, 2.5। तो कहते हैं इस बात को दिखाना चाहिए। हाँ ठीक है, तो दिखाना ही चाहिए, ये तो बड़ा सिंपल है। इसमें जो मेन बात ये करता है वो सुनना बराबर, कि जब भी आप बोनस शेयर इशू करो तो उस साल का बेसिक ईपीएस तो चेंज होगा, लेकिन उसके पिछले साल का ईपीएस भी आपको रिवाइज नंबर ऑफ शेयर से दोबारा निकालना है। जैसे पिछले साल आपका अगर मान लो नेट प्रॉफिट होता 40 लाख, है ना, 40 लाख होता, और आपके जो नंबर ऑफ शेयर थे वो पिछले साल 5 लाख थे, लेकिन वो बोनस देके इस साल 10 हुए, लेकिन आप तो मानो पिछले साल भी हो तो 10 हो गए होते, तो आप 40 लाख डिवाइड बाय 10 करके ईपीएस 4 निकालते। मोरल ऑफ द स्टोरी, बोनस शेयर की वजह से जो नंबर ऑफ शेयर बढ़े हैं उससे इस साल का बेसिक ईपीएस तो चेंज होगा, लेकिन उससे आपको पिछले साल का बेसिक ईपीएस भी चेंज करके दिखाना है, ऐसा AS20 कहता है। रीजन क्यों, कंपैरिजन के लिए भी, और एक इसका ये मानना है कि बोनस कोई कंपनी हवा में नहीं देती है कि बैठे बैठे दे दिए। आप लोगों को बोनस कैसे मिला है,
आपके पास शेयर थे, तो वो शेयर इस साल थे, वो थोड़ी है कि इसी साल इशू करे थे इसी साल बोनस दे दिया। पहले साल में तो कोई देता भी नहीं है। आपको बोनस कैसे मिल रहा है? क्योंकि आपके पास पहले से शेयर थे तो मिल रहा है। वो पहले से शेयर आपके पास पहले से थे, तो पुराने सालों का जो अर्निंग है वो भी इंपैक्ट हुआ है इससे। तो आपको पुराने में कितना पीछे जाओ, इतना ज्यादा तो जा नहीं सकता। तो ये रिपोर्टिंग पीरियड तक का दो, तो रिपोर्टिंग पीरियड 2 साल होते हैं हर बार आप जो बैलेंस शीट बनाते हो कैसे बनाते हो? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। तो आपको करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर का ईपीएस भी रिवाइज करना है। करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर का ईपीएस भी रिवाइज करना है, क्योंकि ये कहता है रिपोर्टिंग पीरियड रिवाइज करना है। और रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा होता है? करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर। आप जो बैलेंस शीट बनाते हो फॉर्मेट में, तो क्या लिखते हो? प्रीवियस ईयर और फिर आगे लिखते हो करंट ईयर। इतनी बात समझ में आई? आगे देखो, ये तो बात हुई इसकी बोनस शेयर की। सेम इसी तरीके से बोनस शेयर का जो एलिमेंट है वो इनमें भी होता है। बोनस शेयर तो बोनस होता ही है, लेकिन बोनस शेयर का एलिमेंट राइट शेयर में भी होता है। किसमें होता है? कैसे होता है? 2 मिनट बाद समझाऊंगा। एक, आपके नंबर ऑफ शेयर चेंज होते हैं शेयर स्प्लिट से। शेयर स्प्लिट का मतलब होता है सब डिवीजन, और रिवर्स शेयर स्प्लिट का मतलब होता है कंसोलिडेशन। सब डिवीजन मतलब 100 के शेयर के टुकड़े करके कितने का बना दिया, और कंसोलिडेशन का 10-10 के 10 शेयर कितने के बना दिए? 100। ये बात आप लॉ में भी पढ़ोगे, मतलब आप लोग बच्चे और बाकी लोग तो पढ़ ही चुके हैं। शेयर स्प्लिट मतलब होता है सब डिवीजन, और कंसोलिडेशन मतलब होता है रिवर्स शेयर स्प्लिट। तो अगर मैं आपको इधर देखो 100 रुपए का एक शेयर ले लूं आपसे, और आपको 10-10 रुपए के 10 दे दूं, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। और अगर आपसे 10-10 रुपए के 10 शेयर लेकर 100 रुपए का एक दे दिया, तो भी आपको कुछ, इसे तो छुट्टा करना बोलते हैं। क्या करते हैं? छुट्टा कराना। 100 रुपए दिए, भाई साहब 10-10 के 10 नोट दे दो, गुल्लक में डाल लें, ले लिए। या उसको बोला भाई साहब 10-10 के 10 नोट लेकर एक 100 का दे दो, लिफाफे में रखना है। ठीक है, तो 10-10 के 10 देकर 100 का एक लेना, या 100 का एक देकर 10-10 के 10 लेना, इससे भी रिसोर्स पे कोई फर्क, इसकी भाषा में इससे सिर्फ किस पे फर्क पड़ता है? नंबर ऑफ शेयर्स पे। किस पे पड़ता है? और नंबर ऑफ शेयर ऊपर नीचे होने की वजह से ईपीएस भी ऊपर नीचे हो जाता है, जबकि ऊपर रिसोर्स पे कोई फर्क। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे रिसोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप बोलोगे एक तो बोनस शेयर से, एक राइट शेयर में बोनस एलिमेंट से, बोलो, एक शेयर स्प्लिट से जिसे सब डिवीजन बोलते हैं, और एक रिवर्स शेयर स्प्लिट जिसे कंसोलिडेशन बोलते हैं। सब डिवीजन का एग्जांपल लिख लो, 100 को 10 का बनाना, और रिवर्स शेयर स्प्लिट का लिख लो 10 को 100 बनाना। कंसोलिडेशन आपको अपने आप याद रह जाएगा, कंसोलिडेट। यहां देखो, कंसोलिडेट, सब डिवीजन। तो सब डिवीजन 100 का 10-10 के, और 10-10 का 100 का, दोनों से रिसोर्स पे कोई फर्क, लेकिन नंबर ऑफ शेयर पे फर्क पड़े। अभी ये नहीं समझाया मैंने आपको कि राइट शेयर में बोनस एलिमेंट क्या होता है, ये बाकी अभी चर्चा। अब देखो, बोनस शेयर हो, शेयर स्प्लिट हो, कुछ भी हो, उससे देखो ये लाइन टिक करो, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। इससे क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स पे फर्क पड़ता है, लेकिन रिसोर्स में कोई फर्क, और रिसोर्स के माध्यम से कभी क्या कहना चाहते हैं? नेट प्रॉफिट। तो लिख लो वहां, हमें रिसोर्स कब तक याद रहेगा? जनवरी तक तो ले जाएगा यार, उसके बाद ले जाएगा रिसोर्स। नया नाम लाए लोग, क्या? रिसोर्स। ये देखो, जो आपके नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है बिफोर द इवेंट इज एडजस्टेड फॉर द प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ चेंज। जो नंबर ऑफ चेंज में जो भी चेंज आया है उसकी वजह से आपको पहले का भी करंट ईयर में भी एडजस्टमेंट करना है, और उसके अर्लीस्ट पीरियड में भी करना है। तो मतलब कौन से वाला पे इंपैक्ट आएगा? लास्ट ईयर। तो जब भी आपके रिसोर्स में चेंज नहीं आ रहा, या लिख दो, रिसोर्स में चेंज नहीं आ रहा लेकिन नंबर ऑफ शेयर में चेंज आ रहा है, तो आपको करंट ईयर में भी उसका इंपैक्ट दिखाना है और प्रीवियस ईयर में भी दिखाना है। और ये दोनों का इंपैक्ट किस पे दिखाना है आपको? बेसिक ईपीएस पे। किस पे दिखाना है? और नंबर ऑफ शेयर में फर्क आता है 4 चीजों की वजह से, 4 चीजें। कितनी चीजें? जो 4 चीजें क्या है? बोनस शेयर, बोनस एलिमेंट इन राइट शेयर, शेयर स्प्लिट विच इज कॉल्ड सब डिवीजन, एंड रिवर्स शेयर स्प्लिट विच इज कॉल्ड। इन चारों में नंबर ऑफ शेयर ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट चेंज, रिसोर्स चेंज
इसके लिए आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के ईपीएस को चेंज करके दिखाना, इसका क्वेश्चन भी करेंगे अभी अपन, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिएगा जरा। नेट प्रॉफिट आपका इस साल का जो है 2011 का कितना है 18 लाख। प्लीज सामने देखना, गरिमा सामने देख बेटा, हार्दिक सबको अलग अलग बोलू, रोहित इधर देख लो ना, लिख लेना अभी आराम से। अब नेट प्रॉफिट 2012 का कितना है 60 लाख, ठीक है। अच्छा जो बच्चे सोचते हैं ना कि हम अभी लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे, तो फिर वो ये भी सोचो कि फिर कब इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो, फिर हमने समझाया कि नहीं समझाया ढंग से। मतलब हमारा इतना रिटेंशन तो रहना चाहिए ना कि घर पे जाकर भी हम इसको लिख पाए। इतनी जल्दी क्यों करते हो तुम लोग, अपने दिमाग को इतना कमजोर क्यों समझते हो कि बिल्कुल बस अभी मेरे से सुना है तो अभी लिख लूं, अभी याद रहेगा वो अगर ढंग से सुना होगा तो कल तक परसों तक नरसों तरसों तक भी याद रहेगा। लिखने की क्यों जल्दी करते हो, ठीक है। तुम जैसे तुम्हारी लिखने की आदत है, मेरी पढ़ाई करते हो, मेरी भी बहुत लिखने की आदत थी, ठीक है। मेरे दोस्त लोग हंसते थे लड़कियों की तरह लिखता रहता है हर चीज़, मैं कहा कोई बात नहीं, इसमें लड़के लड़की क्या करेंगे, आदत है लिखने की। और कुछ लड़के कचरे में रहते हैं, नहीं लिखते, तो लिखो, लेकिन तुम इतना कमजोर अपने आप को मत समझो कि हमें याद नहीं रहेगा, सब रहेगा याद, ठीक है। अगर ढंग से सुना है तो घर जाने तक भी याद रहेगा और इसी बहाने बुक भी खुलेगी। क्या आज क्या पढ़ा है, एक बार थोड़ा 10 मिनट रिवाइज कर लेते हैं और मेन बातें लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से तुम जब लिख रहे हो, मैं तो कंटिन्यू बोल ही रहा हूँ ना, मैं चुप थोड़ी हुआ हूँ, तो जब तुम लिख रहे हो तब मैंने कोई चीज बोली तो वो निकल नहीं जाए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग थे 20 लाख अभी 2012 में, ठीक है। अभी कुछ नए ना बोलूं मैं तुम्हें तो 11 में भी यही शेयर मानू ना मैं, अगर मैं तुम्हें ना बोलूं तो 10 में भी यही मानू, 9 में भी यही मानू। आप बोलो या तो कि पिछले साल अलग थे इस साल अलग है, क्योंकि शेयर बार बार चेंज तो होते नहीं है, शेयर के बार बार चेंज होते हैं, शेयर तो वही रहते हैं। आज एक कंपनी आईपीओ लेकर आई, उसने शेयर इशू कर दिया, खत्म। अब आप लोग आपस में कितनी भी ट्रेडिंग करो, इसने शेयर उसको बेचा, उसने शेयर उसको बेचा, कंपनी की बैलेंस शीट में तो 5 लाख शेयर ही है, अब वो 5 लाख मार्केट में घूम रहे हैं, तो शेयर बार बार चेंज नहीं होते अंटिल ये कंपनी आईपीओ के बाद एफपीओ लाए, ये लाए, वो लाए। चलो अब आप बोनस शेयर लाए 1 अक्टूबर को, 2 फॉर एवरी 1, बहुत अच्छी कंपनी है, 2 फॉर एवरी 1। आपको बेसिक ईपीएस निकालना है, तो देखो भैया बेसिक ईपीएस अगर मैं 2011 का निकालता तो मेरी अर्निंग थी 18 लाख और नंबर ऑफ शेयर थे 20 लाख, तो कितने आते हैं 0.9, सामने देखना। और वही बेसिक ईपीएस अगर मैं 2012 में निकालूं तो मेरी नंबर ऑफ अर्निंग तो हो गई 60 लाख, लेकिन नंबर ऑफ शेयर अब 20 लाख नहीं है, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर में ही नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गए। 20 के बदले में हमने कितने दे दिए, तो हर 2 के बदले 1 के बदले में 2, तो पहले 20 थे और अब 40 और दे दिए, क्योंकि हर 1 के बदले में 2 दिए हैं, तो 20 के बदले में 2 दिए तो 40 दिए होंगे, तो 20 और 40 कितने हो गए, और 60 डिवाइड बाय 60, तो मेरा बेसिक ईपीएस कितना है। ये आम जिंदगी है, ये तो होता ही, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, नंबर ऑफ शेयर बढ़ने से इस साल का ईपीएस चेंज होगा, लेकिन पिछले साल में भी इफेक्ट देना है, तो अब पिछले साल का भी रिवाइज ईपीएस निकालना पड़ेगा। इसको मैं अपनी भाषा में नाम दे रहा हूं रिवाइज्ड ईपीएस ऑफ लास्ट ईयर। वो कितना आएगा, रिसोर्स में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, वो तो 18 ही रहेगा। नंबर ऑफ शेयर 20 से 40 और बढ़ के कितने हो गए, 60 हो गए, पॉइंट, तो ईपीएस 0.9 से कम होकर 0.3 हो गया। ऐसे आपको दिखाना है, देखो इसने दिखाया होगा 1 और सीधे इसने दिखाया 0.3, 0.9 नहीं दिखाया, वो भी दिखाऊंगा क्योंकि 0.9 तो मैं पिछले साल दिखा चुका होगा ना, इसलिए नहीं दिखाया इसने। इस साल मुझे क्या दिखाना है, इस साल का मेन वाला और पिछले साल का रिवाइज वाला। बोलो तो इस साल का मेन वाला, पिछले साल का रिवाइज वाला। पिछले साल का मेन वाला पिछले साल दिखा दिया होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने पिछले साल का भी निकाला कि पिछले साल का इसने कैसे निकाला होगा, 18 डिवाइड बाय 20 करके। लेकिन पिछले साल का रिवाइज कैसे निकलेगा, 18 डिवाइड बाय 60 करके। लेकिन पिछले साल का इसने पिछले साल निकाल लिया होगा, शायद इसलिए इसने यहाँ पे निकालना जरूरी नहीं समझा। समझ गए? हाँ, कहां से करूं, जो नंबर ऑफ शेयर है कहां। अच्छा हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका वेटेड एवरेज क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि ये हमने कब इशू किए हैं, अक्टूबर में, क्योंकि बोनस शेयर की डेट बिगिनिंग से ही लेते हैं, डेट ऑफ इशू से नहीं लेते। बोनस शेयर की डेट
हमेशा कहां से लेते हैं? बिगनिंग से ही। कहीं पे भी ये डेट ऑफ इशू लेता ही नहीं है। तो बोनस शेयर का नहीं आया था क्या टॉपिक इसमें, बोनस शेयर की डेट का? उसमें जो अपन ने बहुत सारी डेटें पढ़ी थी उसमें बोनस शेयर नहीं आया था, देखो तो नहीं यार, नहीं आया था उधर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरे को 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कहीं होगा या तो मेरे से, मैं तो लाइन टू लाइन पढ़ ही रहा हूँ वैसे तो। नो एडिशन कंसिडरेशन नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज, ये तो हो गया। एडजस्ट होगा प्रोपोर्शन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, तो आप लिख लो भाई। वो तो उस सेंस में बोल रहा है बेटा कि आप पिछले साल का रिवाइज ईपीएस इसलिए निकाल रहे हो कि ऐसे कि अगर ये बोनस शेयर हमने पिछले साल ही इशू किए होते, क्योंकि ये पिछले साल के शेयर पे दे रहे हैं, तो पिछले साल का ईपीएस भी चेंज हुआ होता, तो इसलिए। बट आप लिख लो आपकी सहूलियत के लिए, डेट ऑफ बोनस शेयर क्या रहेगी? फ्रॉम बिगनिंग। क्या रहेगी? तो बोनस शेयर में वेटेड एवरेज नहीं करना है, बोनस शेयर में वेटेड एवरेज नहीं करना है, पूरे ले लेने हैं सीधे। ये बोनस में होगा, शेयर स्प्लिट में होगा, कंसोलिडेशन में होगा, राइट में नहीं होगा। राइट में कुछ और है, वो भी बताऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो गया, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं राइट की। ये राइट में ये पूरी चीज जो दे रखी है ना, ये फॉर्मूला नंबर 2 और ये पूरी बात नंबर 3, पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो तीनों चीज। राइट शेयर इनका बहुत फेवरेट है, अक्सर क्वेश्चन देते हैं ये राइट में से। बोनस में ऐसा कुछ करा भी नहीं है हमने ज्यादा, मेन बोनस में नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, रिसोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब रिसोर्स पे तो कहीं पे भी फर्क नहीं पड़ेगा 4 केस में। नंबर ऑफ शेयर में सुनो इधर, बोनस का क्वेश्चन करा दिया मैंने तुम्हें, राइट का भी करा रहा हूं। शेयर स्प्लिट और रिवर्स शेयर स्प्लिट का कोई क्वेश्चन नहीं है, ना शीट में ना इसमें, लेकिन आए तो मेरी बात सुन लो। कैसे होगा, कैसा आएगा क्वेश्चन? कैसे? अगर मैंने 100 शेयर थे, 10 शेयर थे, 10-10 रुपए के, मैंने तुमसे लेकर 100 रुपए का एक दे दिया, तो आपको क्या करना है उस केस में कि मान लो कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर थे और एक कितने का था? 10 का। तो वही जो अभी डिवाइड वाली चीज करी ना, वही करनी है। तो आपके टोटल कैपिटल कितनी हुई? 1 लाख इंटू 10 लाख। अब आपने शेयर दे दिया, आपने बना दिया इसको 100 का, तो डिवाइड कर दो 100 से, तो अब नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 10,000। तो आप ईपीएस ऐसे निकालोगे कि पहले ईपीएस निकलता था 50 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो ईपीएस कितना आता था? लाख से लाख कट गया 50। अब रिसोर्स तो सेम रहेगा 50 लाख, लेकिन नंबर ऑफ शेयर अब 1 लाख नहीं है, क्योंकि 1 लाख शेयर 10 रुपए के थे, तो टोटल कैपिटल 10 लाख थी। अब वही कैपिटल डिवाइड बाय 100 करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर हो गए कितने? 10,000। तो डिवाइड करना कितने से? 10,000। 50 लाख डिवाइड बाय 10,000, 500। सामने वाला सोचेगा मेरा ईपीएस 10 गुना बढ़ेगा, लेकिन उसको ये भी सोचना चाहिए कि मेरे शेयर 10 गुना कम भी हो गए, क्योंकि जिसके पास, कंपनी के पास 1 लाख शेयर थे, अब कितने रह गए? 10,000। तो किसी के पास 100 शेयर थे, तो अब कितने रह गए होंगे? 10। तो उन्हें 100 शेयर पे 50 रुपए मिलते थे, अब 10 शेयर पे 500 रुपए मिलेंगे, उनकी नेटवर्थ पे कोई फर्क। ये बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, लॉ में पढ़ाया था ऐसा क्यों करते हैं। 100 के शेयर को 10 का क्यों बनाते हैं और 10 के शेयर को 100 का क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो लॉ में तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ा चुके होंगे और तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ा देंगे लॉ में कि क्यों हम सब डिवीजन करते हैं और कंसोलिडेशन करते हैं। सब डिवीजन क्यों करते हैं? याद है शक्कर वाला एग्जांपल, एमआरएफ के शेयर वाला एग्जांपल। चलो ये हो गया पूरा। तो इसके कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया ये कैसे होगा। कैसे होगा? रिसोर्स सेम रहेगा, नीचे नंबर ऑफ शेयर ऊपर नीचे हो जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर ऊपर नीचे होने से ईपीएस पे फर्क पड़ेगा। किताबों में दिखेगा कि ईपीएस पे फर्क पड़ा है, लेकिन आपकी नेटवर्थ पे कोई फर्क। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पहले 50 रुपए मिलते थे, लेकिन आपके पास 100 शेयर थे, तो योर नेटवर्थ इज 5,000। आज आपको सिर्फ 500 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास शेयर अब 100 नहीं है, कितने हैं? 10 है, तो योर नेटवर्थ इज। तो आपकी नेटवर्थ पे कोई फर्क, लेकिन ईपीएस में तो फर्क पड़ गया ना, तो इसे हमें बुक में दिखाना पड़ेगा। तो 3 चीजें बता दी मैंने तुम्हें, बोनस शेयर, शेयर स्प्लिट और रिवर्स शेयर स्प्लिट। शेयर स्प्लिट मतलब सब डिवीजन और रिवर्स शेयर स्प्लिट। तीनों बिल्कुल सिंपल है, कोई क्वेश्चन आ जाए
कोई घबराने वाली चीज नहीं है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं राइट इशू। क्या समझाता हूं? राइट इशू। सामने देखो, राइट इशू में बोनस एलिमेंट, इसका नाम दिया इन्होंने राइट इशू में बोनस एलिमेंट। ये टिक कर लिया तुमने, ऊपर वाली दोनों चीज, ये फॉर्मूले है, लिखा इन्होंने लैंग्वेज में, लेकिन ये क्या है? फॉर्मूले। ये फॉर्मूले में बहुत शानदार तरीके समझाऊंगा तुम्हें लॉजिक के साथ। सामने देखो, पहले राइट शेयर क्या होते हैं पलक बताएगी। पलक, व्हाट इज राइट शेयर? तेज बोल थोड़ा। वेरी गुड। तो राइट शेयर का मतलब होता है ऑप्शन गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि इफ यू वांट तो आप अभी हमारे शेयर एक्वायर कर लो, जो हम अभी पब्लिक में फर्दर इशू करने वाले हैं। फायदा आपको ये होगा कि अगर हम पब्लिक में जो शेयर इशू करने वाले उसकी फेयर वैल्यू 10 रुपीज है तो हम आपको 8 रुपीज में या 7 रुपीज में दे देंगे। तो यूजुअली राइट शेयर का प्राइस एग्जिस्टिंग शेयर के प्राइस से कम होता है, या ऐसा बोलूं फेयर वैल्यू उसकी थोड़ी सी कम होती है। तो ये लोग कहते हैं कि राइट शेयर फ्री में तो दे नहीं रहा, तो उससे नंबर ऑफ शेयर बढ़ थोड़ी रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहे हैं तो पैसा भी आ रहा है, पैसा भी आ ही रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, राइट शेयर में भी एक फ्री का एलिमेंट होता है। तो ये कहते हैं ना कि बोनस एलिमेंट इन राइट शेयर, तो हमें वो फ्री का एलिमेंट ही निकालना है। फ्री का एलिमेंट कितना है, वो फ्री का एलिमेंट वो निकालेंगे हम, ठीक है। नहीं 2 रुपए 5 रुपए मत करो, अभी सुनो, अभी तुम कंसेप्ट तो देखो, बहुत शानदार कंसेप्ट है। देखो राइट शेयर का बोनस एलिमेंट निकालना है हमें, उसे लोग बोनस फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब वो बोनस जो फैक्टर है या बोनस एलिमेंट है उसका एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने, एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने, ठीक है। वो टिक भी कर ही लो तुम, ये रहा, फेयर वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। क्या फॉर्मूला है? फेयर वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, ठीक है। और ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला ये है जो इन्होंने इतनी बड़ी रामायण में समझाया है, ठीक है। ये रामायण तुम्हें याद मुश्किल है करना, तो आप तो समझो इसको कि फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सामने देखो, आज कंपनी का फेयर वैल्यू है 100 रुपए और कंपनी ने आपको राइट शेयर ऑफर किया 70 रुपए में। कितने रुपए में? 70 रुपए में। और कंपनी ने आपको कहा कि राइट शेयर का जो रेशो है, राइट शेयर का रेशो वो रहेगा 2:7। अगर आपके पास 7 शेयर है तो आपको 2 राइट शेयर मिलेंगे, 2:7 के बदले में 2 राइट शेयर मिलेंगे। अब इस केस में हमें वो बोनस एलिमेंट पकड़ना है। क्या पकड़ना है? और उसका फॉर्मूला इन्होंने दिया है सरल भाषा में, फेयर वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल प्राइस। मैं अभी एकदम उतना लंबा नहीं लिख रहा हूं, फेयर वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल प्राइस। नाउ फेयर वैल्यू क्वेश्चन में है, वी हैव टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल। इसको मैं एक बहुत शानदार तरीके से समझा रहा हूं, बस सामने देख लो। ये थ्योरेटिकल प्राइस कैसे निकाली इन्होंने, ये देखो। आज मान लो मेरे पास तो कोई शेयर नहीं है और कंपनी राइट शेयर देने वाली है, ये मुझे पता चल गया, तो मैं क्या करूंगा, आज कंपनी के शेयर लेके आ जाऊंगा। तो मैं कंपनी के 7 शेयर लेके आऊंगा, तो जाके मुझे राइट शेयर मिलेंगे 2। तो मैं तो अभी मिनिमम 7 ही खरीद रहा हूं, क्योंकि 7 ही नहीं होंगे 6 ही होंगे तो थोड़ी मिलेगा, फिर 7 तो चाहिए कम से कम। वो 7 शेयर जब मैं खरीदूंगा तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे। एक बार वो 7 शेयर मुझे मिल गए तो फिर मुझे 2 पॉकेट में मिलेंगे। लेकिन पॉकेट मतलब बेटा तू ध्यान दिया कर, एकदम एक्टिव बैठा कर, 2 शेयर आपको एकदम पॉकेट में नहीं मिलेंगे, 100 का थोड़ी मिलेगा, वो कितने में मिलेंगे? 70 में, फ्री में थोड़ी मिलेगा। अब आपके पास 7 ये आ गए, 2 ये आ गए, तो आपके पास हो गए 9 शेयर। तो इनका एक एवरेज प्राइस आ गया मेरे पास, जिनको इन्होंने नाम दिया थ्योरेटिकल प्राइस। 700 और 170 और ये 140, 140 और 700, 840 डिवाइड बाय 93. अब आपका वो बोनस एलिमेंट कितना है? फेयर वैल्यू थी 100 और थ्योरेटिकल थी 93.33। काटो 1.1 से ज्यादा ही आएगी हमेशा। 1 से ज्यादा क्यों आएगी? क्योंकि फेयर वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी और थ्योरेटिकल प्राइस हमेशा विधि, ये थ्योरेटिकल प्राइस हमेशा कम क्यों होगी बेटा? फेयर वैल्यू से तो कम में ही होंगे। और आपने उसके लिए जो शेयर फेयर वैल्यू पे खरीदे
वो तो पूरी रेट पे खरीदे और ये वाले थोड़ी कम रेट पे खरीदे, तो जब इनका एवरेज करूंगा तो वो रेट 100 रुपए से तो कम ही आएगी, इसीलिए ये हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। कितना आया? 1.07। कितना आया? ये है बोनस एलिमेंट। तो ये फॉर्मूले को ऐसे लैंग्वेज में रखने जाओगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि मेरे पास राइट शेयर खरीदने का एक मौका था, तो मैं मार्केट में गया, मैंने कहा चलो राइट शेयर खरीदते हैं, लेकिन राइट शेयर तो उसको मिलेंगे जो एग्जिस्टिंग शेयर रखता है, तो मेरे पास तो एग्जिस्टिंग शेयर थे नहीं, तो मैं अभी लेके आ गया एग्जिस्टिंग शेयर। कितने में लेके आया? 100 रुपए में। एक शेयर कितने का था? 100 का। और कितने खरीदे मैंने? 7 ही। क्यों खरीदे? क्योंकि 7 के बदले में ही 2 मिलेंगे, तो मुझे कम से कम मेरे पास 7 तो मैंने 7 ले लिए। कितने के पड़े? 700 रुपए के, तो मेरे को 2 एक्स्ट्रा मिल गए। वो 2 कितने के पड़े? 40-70 रुपए के, मतलब 140 यहाँ दिए, 700 यहाँ दिए, तो टोटल मैंने खर्च किया 840 में मेरे पॉकेट में कितने शेयर आ गए? 9 शेयर आ गए, 7 ये और 2 ये, तो एक का एवरेज कितना बैठा? इन्होंने इतनी अपनी भाषा में इसे ये नाम दिया जिन्हें क्या सड़ा सा थ्योरेटिकल, हमारे लिए थ्योरेटिकल प्राइस हो गई। क्या हो गई? थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर। और फेयर वैल्यू का भी इज्जत से नहीं बोला, फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द राइट टेक। हमारे लिए बोनस एलिमेंट का फॉर्मूला बन गया फेयर वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल प्राइस। क्या बन गया? समझ गए बच्चों? इसका अब ये इसको करेंगे क्या? ये 1.09 का क्या करेंगे वो समझाता हूं। जैसे हमने बोनस शेयर में नीचे नंबर ऑफ शेयर जो थे उसमें बोनस वाले शेयर भी ऐड करें ना ईपीएस निकालने के लिए, ऐसे ही ये बोनस एलिमेंट भी नीचे नंबर ऑफ शेयर में ऐड होगा नया वाला ईपीएस निकालने के लिए। तो जो हमने बोनस में किया वही हमें राइट में भी करना है। लेकिन बोनस में हमारे पास शेयर थे कि हमने 20 लाख के बदले में 2 लाख एक शेयर के बदले में 2 बोनस दिए, तो पहले अगर 20 थे तो अभी बोनस में हमने 40 दे दिए, तो 20 और 40 नीचे 60 हो गया। यहाँ पे हमने जो शेयर दिए वो पूरे फ्री में थोड़ी दिए, 70 रुपए में दिए वो तो उसमें जो बोनस एलिमेंट था 30 रुपए का वो हमने जुगाड़ से निकाल लिया, तो वो बोनस एलिमेंट से हमारे नंबर ऑफ शेयर थोड़े से बढ़ जाएंगे जैसे बोनस में बढ़ जाते हैं। लेकिन ऊपर रिसोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन से समझाता हूं, देखो ये तो हो गई पूरी थ्योरी, अब ये देखना बराबर से सुनना। आपका नेट प्रॉफिट पिछले साल 11 था, पिछले साल का तो पिछले साल निकल गया होगा, लेकिन याद रखना बोनस में इस साल की वजह से पिछले साल में भी इंपैक्ट देना पड़ता है, रिवाइज निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? रिवाइज। इस साल हमारा प्रॉफिट 15 लाख है, हमारे नंबर ऑफ शेयर 5 लाख है, अभी 5 है तो मान लो पिछले साल भी 5 ही होंगे। हमने राइट इशू दिया है 15 रुपए में, मतलब राइट शेयर कितने में दिया है? 15 रुपए में, और लास्ट डेट है राइट लेने की 1 मार्च। लास्ट डेट कब है? 1 मार्च। राइट हमने दिया है 1 फॉर एवरी 5, हर 5 के बदले में 1, 5 के बदले में 1, तो 1 लाख हो गए। 5 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 1, तो ये ना भी लिखता तो कोई जरूरी नहीं थी, 5 के बदले में 1 दिया है, तो मतलब राइट शेयर कितने ऑफर किए हैं? 1 लाख। आपको बोला है फेयर वैल्यू राइट शेयर के पहले कितनी थी? 21, ज्यादा ही होगी, तो फेयर वैल्यू कितनी है? 21, लेकिन आपको चीज मिली कितने में है? वो भी आप लेना चाहो तो आपको बताना है बेसिक ईपीएस कितना होगा। क्या कितना होगा? बेसिक ईपीएस। समझ रहे हो बराबर? अब देखना पहले कैसे होगा सॉल्व। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला भी मैंने लगाया था ना, ये वो है, लेकिन ये पागल क्या करता है, उसमें पूरे शेयर ले लेता है। पूरे क्यों ले रहे हो? एक से कोई चीज करो या पूरे से करो, बात तो वही पड़ेगी। मुझे तो आप राइट शेयर का रेशियो बताओ बस। 5 के बदले में 1 दिया है ना, तो यहाँ देखो मैं पहले थ्योरेटिकल प्राइस निकालूंगा, प्लीज बोर्ड पे देखना। 5 के बदले में 1 मिला है, तो मेरे को मार्केट से 5 खरीदने पड़ेंगे। कितने रुपए में? 21 रुपए में। अगर 5 में 21 में ले लूंगा तो 1 मुझे ज्यादा मिलेगा, 5 के बदले में 1 है, और वो 1 मुझे 15 में मिलेगा, तो 1 इंटू 15, और मेरे पॉकेट में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, तो 21 इंटू 5, सब कर पूरा के बता रहे हो? 20 रुपीज। ठीक है बेटा, 20 रुपीज या गया 20। लेकिन ये पागल का बच्चा क्या करता है, जो मैंने 5 लिए यहाँ पे इसने कितने लिए? 5 लाख। मैंने 1 लिया यहाँ पे इसने कितने लिए? पूरे शेयर क्यों ले रहे हो? रेशो ले लो ना, बस बात तो वही पड़ेगी। बट आपको जैसे समझ में आया वैसे करना। 5 लाख 1 लाख भी लेना हो तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है। पागल लोग हैं, कुछ नंबर काट ले, लेकिन मेरे को समझाने में थोड़ा आसान पड़ता है कि आराम से अपन ऐसे समझ गए इसको। ठीक है, ये हो गया कितना? 20।
अब मैं निकालूंगा फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर। वो कैसे निकलेगा? फेयर वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल 21 अपॉन 20। तो 21 अपॉन 20 कितना आएगा? 1.05। कितना आएगा? अब मैं ईपीएस निकालूं, ये मगजमारी मैंने ईपीएस निकालने के लिए करी है, ठीक है। अब ईपीएस अगर मैं निकालूं तो पिछले साल का ओरिजिनल रिपोर्टेड ईपीएस कितना होगा? प्रॉफिट था 11 लाख, शेयर्स थे 5 लाख, तो कितना आएगा? लेकिन रिवाइज ईपीएस कितना आना चाहिए? प्रॉफिट था 11 लाख, शेयर्स 5 लाख नहीं लेना, उसमें ये एडजस्टेड फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। अगर यहां बोनस शेयर होते तो क्या मैं 5 लाख लेता? नहीं, बोनस 1 लाख होते तो एक और जोड़ के 6 लेता। अब मैं ऐड नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मेरा एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो 1 से ज्यादा ही है। तो ऐड या मल्टीप्लाई कुछ भी समझो तुम इसे, जब मैं 5 लाख को इंटू 1 कर रहा हूं तो 5 तो आ ही रहे ना। अब उससे ज्यादा वाला एलिमेंट लेना है, तो ज्यादा वाला एलिमेंट कितना है? 1.05। और ये इतना कम क्यों है सर? क्योंकि मैंने फ्री में थोड़ी शेयर दिए हैं। 21 रुपए में जो चीज दी है वो थी भी तो 15 की। अरे सर एक बात बताओ ना, 21 की चीज 15 में दी है, 6 रुपए का एलिमेंट हो गया ना, इतनी मगजमारी क्यों करी? 6 रुपए का एलिमेंट एक शेयर पे थोड़ी था। आपने 1:1 में राइट थोड़ी दिया है, आपने राइट दिया है जिसके पास 5 थे तो 1। तो अगर 6 रुपए को आप क्यूमुलेटिवली देखो तो वो 6 शेयर पे था, तो एक शेयर पे 1 रुपए का ही फायदा था। वी हैव टू डिटरमाइन दैट फायदा, वी वांट दैट बोनस एलिमेंट, क्योंकि पूरे के पूरे शेयर फ्री में थोड़ी दिए आपने। आपने 21 की चीज 15 में दिए, आपने फायदा दिया है सिर्फ 6 का, और वो 6 का फायदा भी एक शेयर पे नहीं दिया, जिसके पास 5 शेयर थे उसको आपने 1 दिया है। लॉजिक समझना, इसलिए ये मगजमारी हो रही है। और बोनस शेयर में तो क्या है, मैंने फ्री में ही दिए, तो मैं बोनस शेयर सीधे ऐड कर सकता हूं, यहां सीधे ऐड। तो 5 लाख को करा 1.05 से तो कितना आएगा? 525। और अब 11 लाख, रिसोर्स सेम रहेगा, रिसोर्स सेम। तो 11 लाख डिवाइड बाय 525, योर रिवाइज ईपीएस इज 2.09, इसने 10 ले लिया, 2.10। 9 था तो 10 ले लिया इसे, ठीक है। 2. जो पहले कितना था? 2.2। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ता हूं। ये मैंने पिछले साल का ईपीएस चेंज करा है। हाँ बोलो। नहीं, अपन ने इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन में भी नहीं लिया था ऐसा। इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन में भी अपन बोनस शेयर पे राइट शेयर नहीं देते थे, बोनस अलग लेना है। नहीं, मैंने कहा था कि वो अगर क्वेश्चन में बोल दे तो, नहीं तो मत लेना। अगर क्वेश्चन में बोला होगा तो अलग होगा। हाँ, डिविडेंड मना किया था मैंने, हाँ। इसके अंदर तो बोलेगा तभी करना, शायद नहीं है, शायद नहीं है। ये राइट शेयर का हो गया। अब एक और चीज देखो, ये मैंने ना पिछले साल में करी है। किस में करी है ये? तो यहाँ देखो, मेरा प्रॉफिट पिछले साल था 11 लाख, अभी तो 15 लाख पिछले साल का भी है। तो इस साल के अंदर तो जो नॉर्मल करते वो करेंगे। कैसे करेंगे? 5 लाख, और 5 लाख के शेयर थे मेरे जनवरी में, राइट शेयर दिए मैंने 1 मार्च में, तो 5 के बदले में 1 राइट शेयर दिया, तो 1 लाख शेयर बढ़ गए मेरे। तो आप वही लोगे 5 लाख, लेकिन उसमें वो बोनस का जो इम्पैक्ट ले रहा हूँ 1.05 वो, और वो 2 महीने के लिए। यहाँ मंथ की कैलकुलेशन करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में भी शेयर इशू हुए हैं पैसों में। आपको मैंने जो शेयर दिए हैं वो फ्री में थोड़ी दिए हैं, 15 रुपए में दिया है, और आपने 15 रुपए देकर मेरे से शेयर लिए। यही शेयर अगर मैं मार्केट में भी देता तो मेरे को 15 की जगह भले 21 आते, लेकिन शेयर एक्चुअल में इशू हुए, बोनस में भी इशू हुए, लेकिन बिल्कुल फ्री में। वहां डेट ऑफ बिगनिंग लेते हैं, यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज जैसे करना होता है वैसे करना है। कैसे करना है? यहाँ लिए हैं 2 महीने, और अब वो 5 लाख में 1 लाख और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 लाख, और वो करना है कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, वो है ये 2 महीने 10 महीने तो ठीक है। जनवरी में मेरे शेयर थे कितने? 5 लाख। मार्च में कितने हो गए? 6 लाख, क्योंकि 1 लाख के राइट शेयर दे दिए, तो कितने हो गए? 6। तो 5 लाख पे लगेगा 2/12, और 6 लाख पे लगेगा 10/12। तो मैं यहाँ 5 लाख पे लेता 2/12 और 6 लाख पे लेता 10/12। ये चीज जो मैंने करी है ये बहुत जरूरी है। क्या है ये? 1.05। पिछले साल करा हो तो समझ में आया, इस साल क्यों करा? सुनो, आप पिछले साल में बोनस एलिमेंट ले रहे हो ये मानकर कि हर राइट शेयर में एक बोनस एलिमेंट होता है, तो वो सेम चीज आप इस साल भी करोगे।
इस साल भी आप ये मानो कि 5 लाख नहीं है, इसमें भी एक बोनस एलिमेंट शामिल है। वो कितना है? 25,000 का। कितना है वो? 1.05 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है वो? 25,000। तो आप अगर पिछले साल का ईपीएस रिवाइज करवा रहे हो कि उसमें बोनस एलिमेंट था, जबकि पिछले साल राइट शेयर इशू नहीं हुए, राइट शेयर तो इस साल इशू है, लेकिन इसका इंपैक्ट आप पिछले साल दिलवा रहे हो, तो वो इंपैक्ट इस साल भी आएगा ही आएगा। इसलिए 5 लाख ना लेकर कितने लेने हैं? 5.25, क्योंकि हर राइट शेयर में एक बोनस एलिमेंट होता है एज पर एज 20, क्योंकि कोई चीज दुनिया में फ्री की नहीं मिलती। आपको अगर आज शेयर में दे रहा हूं, आपको पता है ना, जो भी कंपनी राइट शेयर या बोनस शेयर देती है, जैसे ही वो ये डिक्लेयर कर देती है तो प्राइस नीचे आ जाता है। क्यों आता है? शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है। अभी रिलायंस वो देने वाली है, ठीक है, बोनस देने वाली है, तो बोनस देगी जैसे ही रिलायंस, तो तुम देखना रिलायंस का शेयर थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि फ्री कुछ भी नहीं होती। आपको जो चीज दे रखी है ना, उसमें ही बोनस एलिमेंट शामिल है, तो जब बोनस दे देते हैं तो वो शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है। इसलिए ये लोग बोनस एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, पिछले साल में भी और इस साल में। इसमें दिमाग क्या लगाया इन्होंने कि वो बोनस एलिमेंट निकाले कैसे, तो वो कैसे निकाला इन्होंने कि फेयर वैल्यू अपॉन वर्टिकल एक्स राइट प्राइस, समझ गए, जो आया 1.05। कितना आया? एक और सवाल अगर आपके दिमाग में हो कि सर यहाँ हमने 5 लाख इंटू 1.05 किया, यहाँ मंथ की कैलकुलेशन नहीं करी, 2/12, 3/12, क्योंकि पिछले साल एक तो शेयर 5 लाख थे, ये हमने माना है, हो सकता है 4 थे, फिर एक और बढ़ा, फिर 5 हुए, वो हमें नहीं पता, पहली बात। और दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, ये राइट शेयर पिछले साल इशू ही नहीं हुए, ये तो इसी साल हुए हैं। तो जब ये इस साल हुए हैं तो 10/12 अभी करना है। पिछले साल के तो शेयर 5 थे, मैंने उसे जादू से 5.25 लिए हैं, क्योंकि उसमें एक राइट एलिमेंट, एक बोनस एलिमेंट था। तो मंथ की कैलकुलेशन पिछले साल रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि पिछले साल का कोई डेटा ही नहीं है मेरे पास। पिछले साल के शेयर पता है मुझे 5, लेकिन मैंने 5 ना लेकर कितने लिए हैं? 5.25, क्योंकि उसमें एक बोनस एलिमेंट इंक्लूड है। चलो कल देखेंगे बाकी। धन्यवाद। डाइल्यूटेड ईपीएस से कल देखना है, ये बेसिक ईपीएस आपका समाप्त हुआ।